नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 1 को लेकर के। देखिए, यूनिट 1 अपने आप में काफी लेंथी यूनिट है, काफी बड़ी यूनिट है और करीब करीब 4 चैप्टर आपकी यूनिट 1 के अंदर डाले गए हैं। ऐसे में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करें, आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आज का वीडियो वन शॉट वीडियो रहेगा जहां पर यूनिट 1 को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, यानी कि यूनिट 1 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम डिटेल में उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कंपनी लॉ को लेकर के कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो हमें एक्सपेक्ट नहीं थी, हालांकि फिर भी मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को मैंने करा दिया था और आज जब मैंने पेपर को इवेलुएट किया तो मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से 84 आउट ऑफ द 90 आप सभी ने देखा हमारी वीडियो से थे। तो आप सभी का पेपर कैसा रहा, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, हमारी वीडियो से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर मैच हुए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहरहाल अब चलिए शुरू करते हैं, यूनिट 1 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आप लोग रखिएगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, डिटेल में मैं करीब करीब यूनिट को आपको पढ़ा दूंगा। यूनिट 1 का टाइटल रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपका काफी अहम और आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है। देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें, उससे पहले एक टॉपिक आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, वो वाला क्वेश्चन है, आपको आउटलाइन करना है नेचर, स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एचआरएम। यानी कि सवाल पूछा गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, तो आपको समझना है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई भी कंपनी है जब काम करती है तो उसको मैन पावर की जरूरत होती है, ह्यूमंस की जरूरत होती है। क्लियर है? तो जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको इसीलिए हायर किया जाता है ताकि उनको, मतलब आप ये कंसीडर कर सकते हैं, उनकी नॉलेज के बेस पे, उनकी स्किल के बेस पे, उनके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उनको हायर किया जाता है। और किसी भी कंपनी के लिए एक पर्सन की जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो विजडम है, वो उसके कंपनी के लिए एसेट की तरह काम करती है, रिसोर्सेज की तरह काम करती है। तो दैट्स व्हाई ह्यूमन के पास जो स्किल है, ह्यूमन के पास जो नॉलेज है, ह्यूमन के पास जो विजडम है, उसको ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ट्रीट करती है, एज ए रिसोर्स। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर करते हैं पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं तो उनकी स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके टैलेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनके नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, उनके विजडम की मैं बात कर रहा हूं, उनके पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई भी लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और उनका जो स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है और जो पोटेंशियल है, माय डियर फ्रेंड्स, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि वो जो आपके रिसोर्स है वो ह्यूमन के पास है और कंपनी उनको किसकी तरह ट्रीट करती है, एज ए ह्यूमन रिसोर्स ट्रीट करती है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए आपका सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का रहता है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इन रिसोर्सेज को एग्जैक्टली मैनेज कैसे करना है, मैनेज का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर सबसे पहली स्टेज के अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं उनकी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसको डायरेक्ट करेंगे और फिर लास्ट में क्या होगा आपका कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर है? देखिए, बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, असल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। किसको लेकर के, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, ताकि उनको जिस पर्पज के लिए हायर किया गया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो सके, माने उसको अचीव किया जा सके।
तो ये जो एंटायर प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, माने एचआरएम कहते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये जो बुनियादी स्टेप है, इनको आपको जरूर याद रखना है। अगर एक लाइन में आप एचआरएम को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं आपका मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो आपके पीपल्स है उनको मैनेज करना इफेक्टिवली एंड आपका स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको कहते हो एचआरएम। क्लियर है? अब अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एचआरएम के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शामिल होता है, सिलेक्शन प्रोसेस भी शामिल होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी शामिल होता है और कंपनसेशन भी आपका शामिल होता है। तो ये तमाम चीजें कहां पे इन्वॉल्व होती है? एचआरएम के अंदर इन्वॉल्व होती है। क्लियर? तो आपको ध्यान से देना है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स का क्या मीनिंग होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अब आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर कैसा रहता है, माने इनकी प्रकृति कैसी रहती है। अगर आप लोग एचआरएम की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका नेचर रहेगा वो रहेगा पीपल ओरिएंटेड। क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कोई भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके स्किल्स की बात होती है, उनके टैलेंट की बात होती है, उनके विजडम की बात होती है, उनकी जो आपकी नॉलेज की बात होती है, तो सारी चीजें किसी ना किसी पीपल से जुड़ी हुई है। क्लियर है? दैट्स व्हाई उन्हीं को मैनेज किया जाता है, उन्हीं को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तमाम चीजें पीपल्स की स्किल के ऊपर ही काम करती है। दैट्स व्हाई आप लोग कह सकते हैं ये जो आपका एचआरएम प्रोसेस है ये कैसा रहता है? ये आपका पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस रहने वाला है। इसका नेचर कैसा रहता है? पीपल ओरिएंटेड रहता है। दूसरा क्या रहेगा? गोल ओरिएंटेड रहेगा। माने जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज या मैं कहूं जितने भी लोगों की हायरिंग की जाती है, उनको इसीलिए हायर किया जाता है ताकि उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके और उनको अलाइन किया जा सके कंपनी के गोल के साथ। माने जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से उनका जो कंपनसेशन है वो उनको दिया जाए और वो उसके बदले में हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी कंपनी का जो गोल है, हमारी कंपनी का जो प्लान है, उसको एक तरीके से अचीव किया जा सके। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, अपने आप में ये क्या रहने वाला है? एक गोल ओरिएंटेड इसका नेचर रहने वाला है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। माने आपका, आप ये मान के चल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। ये कोई आपका डेस्टिनेशन नहीं है कि जहां पे आप लोग पहुंच गए हैं। असल में एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हम लोगों ने एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया है। नो, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग लाइफ फ्लोइंग प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो आपको इस चीज को भी ख्याल में रखना है कि ये आपका कैसा रहता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है। पीपल ओरिएंटेड इसका नेचर रहेगा, गोल ओरिएंटेड इसका नेचर रहेगा। तीसरा क्या बताया मैंने? आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? आपका इंटीग्रेटिव इन नेचर। ये इसका जो आपका नेचर है वो इंटीग्रेटिव रहता है। आगे देखिए डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहता है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जैसे किसी भी पीपल को, किसी भी पर्सन को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग और कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसको एक तरीके से हायर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे काम किया जाता है ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इनहांस हो सके और कंपनी के अंदर बेनिफिट हो सके। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ये कैसा प्रोसेस होता है? ये आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस रहने वाला है। और ये क्या है? आपका परवेसिव फंक्शन होता है। परवेसिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम नहीं करता, बल्कि यूनिवर्सल आप लोग मान सकते हैं, करीब करीब हर फील्ड के अंदर, करीब करीब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। माने उनको वही आपका कंट्रोलिंग करना, डायरेक्टिंग करना, वो तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप नेचर के अंदर ये सारे पॉइंट अच्छी तरीके से लिख के आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग स्कोप्स की, माने आपका जो एचआरएम है उसके क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करीब एफ तक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए। देखिए क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले क्या है? आपका ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। माने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको प्लान किया जाता है। माने प्लान का मतलब हमें फ्यूचर के अंदर एग्जैक्टली कितनी मैन पावर की नीड होगी, जरूरत होगी, इसकी प्लानिंग उसी हिसाब से की जाती है। तो क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग हो गया। फिर हम उसके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, फिर हम उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को देखते हैं, फिर हम उनकी परफॉर्मेंस अपेरेजल को देखते हैं, फिर हम उसके कंपनसेशन मैनेजमेंट को देखते हैं, फिर उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन चेक करते हैं। माने देखिए रिक्रूटमेंट के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस आएगा, सिलेक्शन के बाद उनको आपके काम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। जब एक बार उनका डेवलपमेंट हो जाता है, स्किल से इनहांस हो जाती है, फिर जितने भी एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम उनकी जो आपकी एक तरीके से परफॉर्मेंस है
उसको ट्रैक करते हैं और हम गिविंग देते हैं फीडबैक फॉर द इंप्रूवमेंट, माने परफॉर्मेंस को ट्रैक किया, परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उसका फीडबैक दे दिया कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को और शार्प किया जा सकता है और इनहांस किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस अपेरेजल। इसको क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस अपेरेजल बोला जाता है। कंपनसेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वो सैलरी, वो इंसेंटिव्स, वो बोनस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऑफर करना जिससे वो मोटिवेटेड फील हो सके और आपके गोल के साथ, कंपनी के गोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो सके। और लास्ट में क्या होगा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी आप लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। माने आप लोग कह सकते हैं अगर हम स्कोप्स ऑफ एचआरएम की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो सकती है, परफॉर्मेंस एंड अपेरेजल की बात हो सकती है, कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट की बात हो सकती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो सकती है। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने नेचर के बारे में डिस्कशन किया भाइयों और आपका स्कोप के बारे में डिस्कशन किया। अब बात करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस की। माने सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है आपका बेसिकली एचआरएम का। सिग्निफिकेंस को आप लोग कह सकते हैं महत्व, इंपोर्टेंस आप लोग कह सकते हैं। यानी कि हम किसके बारे में बात करेंगे? इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। अब ध्यान से देखिएगा, असल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं अरे गहरे नत्थु गहरे को किसी भी जॉब के ऊपर रख लिया जाए, किसी भी पोस्ट के ऊपर रख लिया जाए। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से पहले एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें ये चेक करना जरूरी है कि एग्जैक्टली राइट पर्सन राइट जगह पे रिक्रूट किया जाए, माने सही जगह पे सही बंदे का चयन हो। तो ये आपका क्या रहने वाला है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कौन फुलफिल करता है? आपका एचआरएम फुलफिल करता है। माने हम लोग ये कह सकते हैं आपका राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्लियर? इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर रहता है? ये इंपॉर्टेंस किसका है? ये एचआरएम का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका इनहांस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपके एचआरएम के अंदर हम उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं और आपके मैन पावर का अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी या बेटर होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहने वाला है? इनहांस द प्रोडक्टिविटी। और तीसरे पॉइंट की बात करूं, रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। यहां पे क्या किया जाता है? एम्प्लॉयज के टर्नओवर को रिड्यूस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंस रहने वाला है। आगे देखिए डेवलप लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से काम कैसे लेना है, ये जो स्किल है ये लीडरशिप स्किल कहलाती है। तो जितने भी एम्प्लॉयज है, जितनी भी मैन पावर है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके अंदर एग्जैक्टली कैसे लीडरशिप को डेवलप किया जाए, ये किसका जिम्मेदारी होता है? ये किसका इंपॉर्टेंस होता है? ये एचआरएम का इंपॉर्टेंस होता है। आगे देखिए लीगल कंप्लायंसेस, माने जो भी कानूनी टर्मिनोलॉजी है उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी मैन पावर को भी होनी चाहिए, आपके सिस्टम को भी होनी चाहिए। तो ये भी आपकी सिग्निफिकेंस रहने वाली है एचआरएम की। और लास्ट एंड फाइनल आप लोग लिखेंगे इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। इससे पहले भी हमने बात की थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, और यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? एचआरएम का रहता है। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 सवाल एक साथ यहां पे आपसे पूछे गए थे, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। जैसा कि मैंने आपको बताया एचआरएम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, और एक सबसे ज्यादा अहम 3-4 टॉपिक हम एक साथ कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन के फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर है? ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो सके। चलिए बहरहाल अब आगे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स नोट कर लेना है आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, माने आपके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं एचआरएम इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। आपका एचआरएम आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी रखता है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी रखता है। क्लियर है? ये दोनों बातों को आपको ध्यान में देना है। टू मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फंक्शन कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरीज। पहली आपकी रहने वाली है मैनेजरल फंक्शन रहेगा, और आपका ऑपरेटिव या ऑपरेशनल फंक्शन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपका क्या रहने वाला है। आपके अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे फंक्शन को आपके कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच की तरह यहां पे क्लासिफाई किया जाता है, मैनेजरल फंक्शन की कैटेगरी में और ऑपरेशनल या ऑपरेटिव फंक्शन की कैटेगरी
कैटेगरी में। क्लियर? तो यहां तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हमें पता ये होना चाहिए मैनेजरल फंक्शंस क्या होते हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजरल फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपका प्लानिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, फिर आपका डायरेक्टिंग आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका कंट्रोलिंग आ जाएगा। क्लियर? तो आपको इन स्टेप्स को याद रखना है। क्लास 12 के अंदर बिजनेस के अंदर उम्मीद करता हूं आप सभी ने पढ़ी होगी, फिर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो आप स्क्रीन दिखने दीजिए, तो आज आपको स्क्रीन दिख रही होगी उम्मीद करता हूं। दूसरा आप लोगों ने बताया था स्क्रीनशॉट के लिए भी आज आपको टाइम मिल रहा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप सभी ने बताई थी सर सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कीजिए, एक एक टर्म को एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसी चीज पे इंप्लीमेंट करने की। फिर भी अगर आप सभी के पास कोई आपको कमी लगती है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर उनको इंप्रूव कर सकूं, बेटर कर सकूं। बहरहाल अब बात करते हैं आपके मैनेजरल फंक्शन के अंदर सबसे पहला क्या रहने वाला है, प्लानिंग रहने वाला है। प्लानिंग के अंदर क्या करना है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या, फ्यूचर एचआर नीड्स की, माने ह्यूमन रिसोर्स की एग्जैक्टली फ्यूचर के अंदर कितनी नीड रहने वाली है और ये किस टर्म्स में होगी, जैसे स्किल्स की टर्म्स में हो गई, आपके नंबर्स के टर्म्स में हो गई या फिर रोल्स के टर्म्स में होगी। मनी प्लानिंग के अंदर हम लोग पहले से ही इस चीज का हिसाब किताब लगा के चलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एचआर नीड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लानिंग। अब यहाँ पे देखिए यहां पे इन्वॉल्व किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन रहने वाला है एचआरपी। क्लियर है? आगे देखिए फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैन पावर, माने यहां पे हम लोग फोरकास्ट करते हैं, पहले से अंदाजा लगा के चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैन पावर, एग्जैक्टली मैन पावर का डिमांड एंड सप्लाई क्या रहने वाला है। तो प्लानिंग बहुत बेसिक प्रोसेस है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्लानिंग के बाद हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, स्टेबलाइजिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रोल्स एंड द डिपार्टमेंट, यानी कि दो चीजें होगी यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, किसके टर्म्स में, रोल एंड डिपार्टमेंट की टर्म्स में। आगे देखिए डिफाइनिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, एंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर असल में क्या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है, इस चीज को भी डिफाइन करते हैं। और ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो आपका प्रोसेस है, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। एक बार अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का एक तरीके से डिफाइनिंग हो गया है, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब आपका जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना। क्लियर है? ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके, इसको बोलते हैं आप लोग डायरेक्टिंग। यहां पे इंक्लूड किया जाता है लीडरशिप को, आपका कम्युनिकेशन को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे मोटिवेशन को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे सुपरविजन को इंक्लूड किया जाता है, माने सुपरवाइज करना, लीडरशिप ट्रेनिंग हो गया, कम्युनिकेशन आ गया, मोटिवेशन आ गया, ये तमाम चीजें डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल भाइयों ये क्या रहने वाला है, कंट्रोलिंग रहने वाला है, माने हमें इवेलुएट करना है एंड रेगुलेट करना है एचआर एक्टिविटीज को टू एंश्योर दे हैव अलाइंड क्या कि विद ए प्लान, यानी कि वो जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अलाइन हो सके किसके, आपके प्लानिंग के साथ, इंक्लूडिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड द करेक्टिंग। ठीक है, ये चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर फंक्शन ऑफ एचआरएम की बात करते हो तो दो कैटेगरियां बनती हैं, मैनेजरल फंक्शन की बात होती है, ऑपरेटिव या ऑपरेशनल फंक्शन की बात होती है। मैनेजरल फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा और कंट्रोलिंग आएगा। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, जानबूझ के मैं स्किप कर रहा हूं, ये आपको बेसिक बातें जो डेफिनेशन एक बार पढ़ ली तो डेफिनेट सी बात है, एग्जांपल भी आप लोग समझ जाएंगे। अब दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी जो आपकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो क्या रहने वाली है, ऑपरेटिव या ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ एचआरएम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही सारा, सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, फिर उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात होगी, फिर उसके परफॉर्मेंस का अपैरेजल रहेगा। क्लियर? उसके बाद आपका कंपनसेशन और बेनिफिट रहेगा, लास्ट में एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड सेफ्टी रहेगा, एंड लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS एंड एनालिटिक्स रहेगा। तो आपको याद रखना है, अगर मैं यहां पे बात करूं आपके ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ एचआरएम के अंदर सबसे पहले क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है और सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब है जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आपकी जॉब के लिए जो सूटेबल हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करना माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो भी जॉब पोस्टिंग है उसके लिए। क्लियर है? थ्रू द एडवर्टाइजिंग व्हाटएवर यू कैन चूज द मोड, लेकिन इस प्रोसेस
प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट बोला जाता है। रिक्रूटमेंट के बाद जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनके अंदर से सही व्यक्ति का चयन करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। माने चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट यूजिंग इंटरव्यू, टेस्ट एंड द बैकग्राउंड चेक। तीन चीजें मैंने बताई हैं, क्या बताया है, इंटरव्यू के बेस पे, टेस्ट के बेस पे और बैकग्राउंड चेक के बेस पे जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनके अंदर से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना, ये क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन कहलाता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग रहेगा एंड डेवलपमेंट रहेगा। एक बार सिलेक्शन अगर आदमी का हो गया है, एक बार किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब शॉर्ट टर्म जॉब स्पेसिफिक लर्निंग टू इंप्रूव करंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यानी कि उसको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसके लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए उसको एक तरीके से ट्रेन किया जाता है। माने ट्रेनिंग जो प्रोसेस है, ट्रेनिंग जो टर्मिनोलॉजी है, वो स्पेसिफिकली आपका किससे रिलेटेड रहेगा, शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट से रिलेटेड रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हमें उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। आगे क्या रहेगा, परफॉर्मेंस अपेरेजल। परफॉर्मेंस अपेरेजल का मतलब हम ट्रैक करेंगे, अपने इंप्लॉय को ट्रैक करेंगे, एग्जैक्टली उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की चल रही है, कैसी परफॉर्मेंस है, और उसका फीडबैक सेंड करेंगे, ताकि उसके फीडबैक से हम लोग ये आइडिया लगा सके एग्जैक्टली किन एरियाज के अंदर इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाले हैं, किन एरियाज के अंदर इसके वीक पॉइंट रहने वाले हैं, जहां से हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहांस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका ये क्या रहने वाला है, परफॉर्मेंस अपेरेजल रहने वाला है। इसके बाद आपका रहता है कंपनसेशन एंड द बेनिफिट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट का मतलब डिजाइनिंग फेयर सैलरी स्ट्रक्चर, बोनस, इंसेंटिव्स एंड द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्लियर है? ये क्या सब किस कैटेगरी में आएगा, कंपनसेशन की कैटेगरी में आएगा। यहां पे हमारा एम क्या रहेगा, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन। अट्रैक्ट करना और रिटेन भी करना, ऐसा नहीं एक बार आ गया फिर छोड़ के चला जाए, नहीं, उसको रिटेन करना है आपके स्किल्ड टैलेंट को। क्लियर है? टैलेंट को अट्रैक्ट भी करना और उसको रिटेन भी करना, ये सब कहां पे आएगा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट के अंदर आएगा। फिर एक छोटी सी टर्म है जिसको कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर सेफ्टी, यानी कि एंश्योर द फिजिकल एंड द मेंटल वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए आपका ये क्या रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर सेफ्टी बोलते हैं। इंक्लूड कैंटीन, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कैंटीन को, मेडिकल एड को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को और ग्रीवनेंस रेड्रेसल को। क्लियर है? तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। लास्ट एंड फाइनल रहेगा HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हो HRIS, HR ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द एनालिटिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड द डेटा टूल्स फॉर मेंटेनिंग एम्प्लॉयज रिकॉर्ड एंड द डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? यानी कि HR इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम लोग सॉफ्टवेयर और डेटा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है, HRIS बोला जाता है। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, HRIS पे कमेंट कीजिए, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा HRM के फंक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं, एग्जैक्टली मैनेजरल फंक्शन कौन से रहेंगे, ऑपरेटिव या ऑपरेशनल फंक्शन कौन से रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है HRM के ऊपर ही, कई बार क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिया जाता है। माने आपसे देखिए दो स्टेटमेंट पूछेगा, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो दो अलग अलग सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला क्या पूछा गया है, HRM रेफर टू द पॉलिसीज, practices and the system that influence employees behavior, attitudes and the performance। अब यानी कि क्या कह रहा है, HRM रेफर करता है ऐसी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और सिस्टम को जो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड्स को और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, क्या आपकी नजर में सही है, गलत है, सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है। सेकंड, इसी के अंदर एक स्टेटमेंट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, HRM इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अपेरेजिंग एंड द कंपनसेशन एम्प्लॉयज। तो ये आपके दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए इसके बारे में मैं आप अभी बात की थी, लेकिन पहले ऊपर वाले के बारे में बात करते हैं। HRM रेफर करता है उन पॉलिसीज को, उन प्रैक्टिसेस को और एक सिस्टम को, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव ऑफ HRM क्या कहता है, दिस डेफिनेशन कैप्चर द स्ट्रेटेजिक नेचर। हमने बात किया था इसके दोनों नेचर होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर भी होता है, स्ट्रेटेजिक नेचर भी होता है।
ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, एचआर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता बल्कि इट फोकस ऑन द शेपिंग हाउ एम्प्लॉयज बिहेव, ये शेप करता है कि आपका एम्प्लॉयज बिहेव कैसे करेगा, फील किस तरीके का करेगा, उसकी परफॉर्मेंस टू द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम कैसी रहेगी और प्रैक्टिसेस। क्लियर है? तो ये आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम रहने वाला है। अगर मैं रोल ऑफ पॉलिसीज एंड सिस्टम की बात करूं, यहाँ पे बात हुई है ना, किसकी पॉलिसीज की बात हुई है, प्रैक्टिसेस की बात हुई है और सिस्टम की बात हुई है। तो देखिए पॉलिसी जैसे आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, लिविंग पॉलिसीज क्या रहेगी, सिस्टम के अंदर आपका परफॉर्मेंस अपेरेजल आ जाएगा, ग्रीवियंस हैंडलिंग आ जाएगा, यानी कि आप दो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिसीज आ गया और दूसरा क्या आ गया, सिस्टम। पॉलिसीज एंड सिस्टम क्रिएट ए कंसिस्टेंसी एंड अ रिड्यूस बायस। क्लियर है? यहाँ पे बायसनेस को रिड्यूस किया जाता है और कंसिस्टेंसी को क्रिएट किया जाता है। दीज प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। ध्यान से समझिएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम ये जितनी भी पॉलिसीज एचआरएम के अंदर सिस्टम है या फिर आप लोग कह सकते हैं आपकी जो प्रैक्टिसेज है ये आपकी डिफाइन करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत डिटेल में लिख के आना है। अगर हम बात करें इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, तो आप लोग देखिएगा क्योंकि आपका एचआरएम है उसके अंदर आपका मोटिवेशन फैक्टर भी आता है और डायरेक्टिंग फैक्टर भी आता है, यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में और वो मोटिवेशन फैक्टर भी आता है। क्लियर है? इफेक्टिव पॉलिसीज कैन इंप्रूव एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, अगर सही पॉलिसीज है, इफेक्टिव पॉलिसीज है, ठीक है ना, यानी कि प्रभावशाली अगर पॉलिसीज है तो वहां पे एम्प्लॉयज एंगेजमेंट होता है, लोअर एट्रिशन होता है एंड बूस्ट द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का बूस्ट होता है। क्लियर? तो ये एक एक पॉइंट है जिनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आना है अगर आप लोग पूरे नंबर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लेना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म वाला एक पॉइंट है जिसको माय डियर फ्रेंड्स रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं। तो पहला पॉइंट आई थिंक इसका जो आंसर आपको मिल गया होगा। अब दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एचआरएम इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अपेरेजिंग एंड द कंपनसेशन एम्प्लॉयज। अभी अभी मैंने बताया ये जो आपका सेकंड एचआरएम का दूसरा नेचर आता है। क्लियर है? जहां पे हम लोगों ने बताया था ऑपरेशनल जो आपका नेचर है, क्लियर है, या फिर हमने कहा था ऑपरेटिव भी कह दो या ऑपरेशनल फंक्शन है, ये ऑपरेशनल फंक्शन को जस्टिफाई करता है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उनका क्या होता है, अपेरेजन होता है, कंपनसेशन होता है, फिर लास्ट में जाके वही उनका एनालिटिकल टूल के हिसाब से उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखनी है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा, ट्रेनिंग होती है, अपेरेजल होता है, कंपनसेशन होता है, एक्विजिशन होता है और लैक ऑफ स्ट्रेटजी डेप्थ के अंदर आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। सेम डेफिनेशन अभी अभी पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है, अगर है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फाइनल वर्ड्स के अंदर मैं ये कह सकता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर कंप्लीट ईच अदर, ये दोनों स्टेटमेंट है जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी हैं। द फर्स्ट एम्फसाइज द स्ट्रेटजिक, पहली जो है वो स्ट्रेटजिक एंड बिहेवियर साइड ऑफ एचआरएम को डिनोट करती है, दूसरी मैंने बता दिया था ऑपरेशनल एंड द प्रोसीजरल साइड को डिनोट करती है। मॉडर्न एचआरएम कंबाइन विद वर्किंग स्ट्रेटजिकल टू शेप द बिहेवियर एंड द ऑपरेशनल टू मैनेज द रिसोर्सेज। देखिए स्ट्रेटजिकल जो आपका फैक्टर है वो शेप करेगा बिहेवियर को एंड जो आपका ऑपरेशनल फैक्टर है वो मैनेज करेगा रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से। ठीक है, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी, संभावना, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो प्लीज 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 इन तमाम क्वेश्चंस को करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ताकि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 4 क्या सके और फील कर सके यस हमने कर दिखाया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट आर द क्वालिटीज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ ए सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनने के लिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर है? क्वालिटीज का मतलब उनके साथ उसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाएगा, प्रोफेशनल
सर्टिफिकेशन आ जाएगा और नॉलेज ऑफ लेबर लॉज एंड कंप्लायंसेस आ जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दीज पॉइंट आर इनफ अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे देखना एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर मान लीजिए कम से कम आपके पास ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बैचलर डिग्री तो हो, या फिर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिग्री हो, या इससे साइकोलॉजी से रिलेटेड, या आपके फील्ड से रिलेटेड आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री हो। हायरली आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ जा सकते हैं, एमबीए इन एचआर की बात कर सकते हैं, एमए इन एचआरएम की बात कर सकते हैं, पीजीडीएम की बात कर सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती हैं। अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करूं, डिग्री के साथ अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया, जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं SHRMCP माने सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो एम्फसाइज होती है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना वो कहीं ना कहीं मीट करती है, और आप लोग एक तरीके से एक एक सीढ़ी ऊपर चलते जाते हैं। आपको लेबर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए HRM के अंदर, और आपको कंप्लायंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे आपके मेरे हिसाब से पैरामीटर अकॉर्डिंग टू मी जिनको आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, नॉलेज ऑफ द लेबर लॉज एंड कंप्लायंसेस, ये तीनों चीजें मिला करके किसी भी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करती हैं। क्लियर? चलिए क्वालिटीज की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, एक एचआरएम के पास, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले बंदे के पास, या एक एचआर प्रोफेशनल के पास आपके पास कुछ गुणधर्म होने चाहिए। सबसे पहले आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, माने उसको सुनने की आदत होनी चाहिए, सुन सके, कंसील कर सके, नेगोशिएट कर सके, किसी भी झगड़े को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी टकराव को सुलझा सके, माने एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। एक होता है कम्युनिकेशन, हर व्यक्ति कम्युनिकेट करता है, और एक होता है आउट ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स कम्युनिकेशन। तो उस तरीके के लोग जनरली एचआर प्रोफेशन के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टर्म आपको समझ में आई होगी। दूसरा एक आपका फैक्टर रहने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी को कुछ बातें जान लेना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आज भी हम एक आउटडेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई है ना, इसको ईक्यू कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इमोशनल क्वोशिएंट, ठीक है। लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द AQ, या आप कह सकते हो EQ के अलावा IQ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। IQ के ऊपर बात होती है कि इस बंदे का IQ बहुत ज्यादा है, इस तरीके के फैक्टर आप सभी ने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है EQ, तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको समझना है। एक आपका क्या होता है IQ, एक होता है आपका EQ, और एक होता है जो आज के टाइम पे चल रहा है जिसको कहते हैं आपका SQ। क्लियर है? IQ का मतलब होता है आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है हाउ गुड यू आर विद नंबर, कितना अच्छा आप लोग नंबर के साथ है, कितना जल्दी चीजों को आप लोग लर्न कर पाते हैं, कितना जल्दी चीजों को याद कर पाते हैं। कहीं ना कहीं IQ की ये डेफिनेशन है। EQ का मतलब क्या होता है? EQ का मतलब ये होता है बिफोर जंपिंग एनी कंक्लूजन, हम समझ जाए कि इस कंक्लूजन के बाद सामने वाले के इमोशंस क्या रहेंगे, सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। EQ का आप लोग समझ सकते हैं बिफोर कंक्लूजिंग एनी डिसीजन, या फिर बिफोर जंपिंग एनी डिसीजन नोइंग द होल विंडो, यानी कि आपको पूरा सब कुछ कहानी पहले समझ में आए, दिस इज कॉल्ड द EQ। और आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा टॉप प्रोफेशनल लोग होते हैं उसको कहते हैं SQ। क्लियर? जिसको कहते हैं आप लोग स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। अब काफी बच्चे इसको धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं, SQ यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशिएंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन सब के अलावा ऑब्वियस सी बात है इन सब में कोई आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, लेकिन SQ को अगर आप लोग समझना चाहते हैं ना तो एक बेहतरीन सी किताब है जिसका टाइटल रहने वाला है आई थिंक द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जिसको लिखा है को-ऑथर बाय द डॉक्टर दाना जोहर एंड द इयान मार्शल। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। दिस बुक इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एक्सीलेंट बुक रहने वाली है। इसके अंदर आपको पता चलेगा IQ से कैसे EQ और EQ से कैसे SQ तक पहुंचा जाए। बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका क्या कि अगर आप लोग एक HR प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए, एथिकल इंटीग्रिटी होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक एथिकल इंटीग्रिटी होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं, डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन के अंदर हमें एक डिसीजन, एक तरीके से फैसला लेना होता है, वो स्किल उसके पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल उसके पास होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और
टैक्स सेविनेस होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए अगर आप लोग एसक्यू की बात करते हैं ना, तो एसक्यू के अंदर आपको पहली ही कैरेक्टरिस्टिक, पहला ही ट्रेड, पहला ही गुण सिखाया जाता है। अगर आप लोग एसक्यू को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि आपको अडॉप्ट करना है कि आप लोग चेंज को अडॉप्ट कर ले, माने परिवर्तन को अंडरस्टैंड करें और उसको अडॉप्ट कर ले। और अगर आप लोग देखेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्वर्ड की, अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की बात करूं, इंटेलिजेंस की जो न्यू डेफिनेशन आई है हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, वो यही आई है, जो भी व्यक्ति जितना जल्दी चेंज को ऑब्जर्व करके अडॉप्ट करता है वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो कुछ ये बातें हैं जिनको आउट ऑफ बॉक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल ये कुछ ऐसी की क्वालिटीज हैं जिनको आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिख के आना है कि एग्जैक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, एथिकल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का क्या मतलब है, और अडेप्टेबिलिटी एंड द टैक्स सेविनेस आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ये आपका कुछ स्लाइड्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है और उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इससे आगे भी हम लोग चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी यूनिट 1 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और दो चार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना, कुछ भी कह दीजिए, बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद जो अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू बी ए सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल। अभी अभी हमने इसी मुद्दे पर बात की थी कि एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए वन मस्ट हैव एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। डिस्कस द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति अगर एचआर प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसके पास हेड एंड हार्ट वाली एक्सीलेंट क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये हेड का क्या मतलब है और हार्ट का क्या मतलब है। हेड का मतलब होता है थिंकिंग रेशनली और हार्ट का मतलब होता है उसके पास एम्पैथी होनी चाहिए, ईक्यू होना चाहिए, इमोशनल क्वोशंट होना चाहिए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कल्बिनेशन से आपका एक एचआर प्रोफेशनल निकल के आता है। माने अगर आप लोग देसी लैंग्वेज में कहें तो दिस स्टेटमेंट एम्फसाइज दैट इफेक्टिवनेस एचआर प्रोफेशनल या फिर इफेक्टिव एचआर प्रोफेशनल मस्ट बैलेंस रेशनल थिंकिंग। उसको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, रेशनल थिंकिंग को। माने जो आपका हेड है वो रेशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको सोचना है विद द लॉजिक, विद डेटा, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं एम्पैथी एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। टू ट्रूली सक्सीड इन टुडेज डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट, अगर किसी भी व्यक्ति को एक एक्सीलेंट एचआर प्रोफेशनल बनना है तो उसके पास एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए हेड एंड हार्ट वाली क्वालिटीज के अंदर। माने उसकी जो थिंकिंग है, ही डेफिनेटली थिंक रेशनली एंड राइटली। दो शब्द मैं आपको दे रहा हूं, रेशनली और राइटली, क्लियर है। हार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है एम्पैथी एंड द इमोशनल क्वोशंट, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ग्रेट एचआर प्रोफेशनल बन के निकलता है। अगर मैं बात करूं क्वालिटीज ऑफ द हेड, एनालिटिक्स एंड द स्ट्रेटेजिक स्किल को रिप्रेजेंट करता है। माने आपको थिंकिंग रेशनली या फिर आप लोग कह सकते हैं आपकी थिंकिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ लॉ एंड द पॉलिसीज अगर आपके पास है, डेटा ड्रिवन अगर आपकी अप्रोच रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, ये कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि एक एचआर प्रोफेशनल उसके पास हेड क्वालिटी रहेगी। माने उसके पास एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक स्किल होना चाहिए, क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो अप्रोच है वो डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, आपकी जो अप्रोच है वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, कंडीशनिंग के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, आपको डेटा ड्रिवन अप्रोच पे काम करना है। अगर वहीं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है। हार्ट का मतलब इमोशनल एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। माने आपके पास एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, उसके बाद उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स के साथ काम करना चाहिए, पीपल सेंट्रिक एटीट्यूड होना चाहिए, क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इंटीग्रिटी होना चाहिए और आपका एथिक्स होना चाहिए। माने कि जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है या एक एचआर प्रोफेशनल है, ही डेफिनेटली वर्क विद एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, माने नीति, नियम, सिद्धांत के साथ ही वो काम करे, ठीक है। उसके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन की बात की है ना एक एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए, या जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं, वैसे ही आपको ध्यान रखना है उनके अंदर आपके इन दो क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। माने एक्सीलेंट क्वालिटीज उसके अंदर हेड एंड हार्ट वाली होनी चाहिए, क्लियर। तो दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मेक श्योर करके इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए बहुत बार पेपर में आता है, आपका आएगा व्हाट इज द
पर्सनल पॉलिसी, यानी कि आपका पर्सनल पॉलिसी से क्या मतलब होता है, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, आपको क्या डिस्क्राइब करना है, पर्सनल पॉलिसीज की इंपोर्टेंस को डिस्क्राइब करना है, एंड अफेक्ट द जॉब ऑफ पर्सनल मैनेजर। क्लियर है, आपको इस थर्ड पार्ट को भी एक्सप्लेन करना है। 3 क्वेश्चन है, एक साथ पूछे गए हैं, कम से कम 9 नंबर के लिए सवाल आता है। समझिए, एचआर पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, ये ऐसी पॉलिसीज है जो रेफर करती है ऑफिशियल गाइडलाइन, आप लोग बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं, या फिर फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनको जो गवर्न करता है मैनेजमेंट, वो जिन गाइडलाइन को फॉलो करता है, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जिन रूल एंड फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, वो तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, पर्सनल पॉलिसीज कहलाती है। क्लियर है, पर्सनल पॉलिसी कहलाती है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज पॉलिसीज हेल्प एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। ये एंश्योर करती हैं कि जो ट्रीटमेंट है हर एक व्यक्ति के साथ फेयर हो, कंसिस्टेंसी को एंश्योर करती है, एंड ये ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करती है इन ऑल एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजन। एम्प्लॉय से जितने भी संबंधित डिसीजन है, या फिर आप लोग कह सकते हैं फैसले हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, और एक फेयर ट्रीटमेंट हर एक एम्प्लॉय को किया जाए। तो ये सभी चीजों को इंश्योर करने का काम पर्सनल पॉलिसीज का रहता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक और बात आप लोग लिख सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड डिसीजन। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड डिसीजन होते हैं मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। आप सभी को पता है मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, टॉप, मिड और जो लोअर लेवल होता है। टू गाइड, किसको गाइड करने के लिए, द थिंकिंग एंड द एक्शन ऑफ द पर्सनल मैनेजर्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूं पर्सनल पॉलिसीज की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला, देखिए ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है टू एस्टैब्लिश, ये क्या करना है, एस्टैब्लिश करना कंसिस्टेंट अप्रोच इन एचआर प्रैक्टिसेस। जो भी एचआर प्रैक्टिसेस होती है उनके अंदर एक कंसिस्टेंट अप्रोच को एस्टैब्लिशमेंट का काम किसका होता है, इन पर्सनल पॉलिसीज का होता है। एंश्योर फेयर एंड द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इसके ऊपर अभी अभी हमने बात की। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, किसको प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, एंड ट्रस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग पर्सनल पॉलिसीज को बनाते हैं, हम टॉप मैनेजमेंट पर्सनल पॉलिसीज को बनाता है। प्रोवाइड बायस फॉर द डिसीजन मेकिंग इन द एम्प्लॉयज मैटर। तो ये कुछ माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं पर्सनल पॉलिसीज के। इसके अलावा आपका जो सेकंड जो इसमें पार्ट था वो क्या था, इंपोर्टेंस के अलावा इंपोर्टेंट पर्सनल पॉलिसीज दैट अफेक्ट द जॉब ऑफ ए पर्सनल मैनेजर। ऐसी इंपोर्टेंट पर्सनल पॉलिसीज का नाम बताना है या डिटेल में एक्सप्लेन करना है जो वो पर्सनल मैनेजर को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन पॉलिसीज हो गई, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हो गई, कंपनसेशन एंड बेनिफिट पॉलिसीज होगी, प्रमोशन एंड कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसीज हो गई। देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज का मेन मोटिव क्या रहता है, ये डिफाइन करना कैसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाएगा, ये पॉलिसीज के अंदर होता है। एंश्योर करना मेरिट बेस्ड एंड फेयर हायरिंग होनी चाहिए। अफेक्ट हाउ ए पर्सनल मैनेजर सोर्स एंड सेलेक्ट कैंडिडेट, यानी कि सबके साथ एक फेयरनेस हो, चाहे वो आपके रिक्रूटमेंट के टाइम पे हो, सिलेक्शन के टाइम पे हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट के टाइम पे हो, कंपनसेशन के टाइम पे हो, या फिर बेनिफिट पॉलिसीज के टाइम पे हो, या प्रमोशन या कैरियर डेवलपमेंट के टाइम पे हो। तो हर एक चीज की गाइडलाइन, नीति, नियम, सिद्धांत पहले से डिसाइड होते हैं ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, यूनिफॉर्मिटी को एक तरीके से और ट्रस्ट को, ट्रांसपेरेंसी को बनाया रखा है जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने की संभावना है वो रहने वाला है, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए द इवोल्यूशन एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द एचआरएम इन इंडिया। कि एग्जैक्टली आपका एचआरएम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। 3 कैटेगरी में हुआ था, आजादी से पहले, आजादी के बाद, और एक आपका एक टर्म होता है पोस्ट 1991। तो 3 कैटेगरी आपकी बन जाएगी, 1 और 2 और आपकी क्या हो जाएगी 3। पहली कैटेगरी रहने वाली है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बिफोर द 1947, और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड क्या रहने वाला है, जो आपका 1947 से 1990 है। क्लियर है, इसके बाद आपका जो रहेगा 1991 के बाद अगर मैं बात करूं उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो 3 पीरियड में आपका इवोल्यूशन
इवोल्यूशन हुआ है एचआरएम का। अब ध्यान से देखिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर क्या था, एचआरएम प्रैक्टिसेस वर लार्जली इनफॉर्मल। जो आपके एचआरएम की प्रैक्टिसेस थी वो फॉर्मल नहीं थी, इनफॉर्मल थी। फोकस वाज ऑन वेलफेयर, किसके ऊपर फोकस होता था, वेलफेयर के ऊपर, एंड द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, किसके ऊपर फोकस होता था, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस होता था। आजादी से पहले मैक्सिमम ब्रिटिश कंपनीज ही थी, तो ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैड बेसिक वेलफेयर ऑफिसर्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, बेसिक वेलफेयर ऑफिसर्स होते थे। लेबर लॉ स्टार्टेड इमर्जिंग, इसके बाद लेबर लॉ आया था 1881 के अंदर, आप सभी को पता है, जो फैक्ट्री एक्ट 1881 के नाम से जाना जाता है। बहरहाल मतलब जो बिफोर द 1947 कैसा सीन था, और आपका एक टाइम पीरियड आफ्टर द 1947 एंड बिफोर द 1991, जिसको 1990 तक कहा जाता है। एम्फसाइज ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस ड्यू टू द लेबर यूनियन इन्फ्लुएंस। आगे देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मल फंक्शन एंड गवर्नमेंट डिस्प्लेसमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक लेबर कोर्ट आ गया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आ गया था, यहाँ पे कंप्लायंसी, जॉब सिक्योरिटीज और ट्रेड यूनियनिज्म जैसी टर्मिनोलॉजी आ गई थी। और इसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे, आपको लिखना है लिबरलाइजेशन पीरियड के बारे में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लीड टू प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद 1991 के बाद आपका प्राइवेटलाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया था। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में शिफ्टिंग आ गई थी। पहले पर्सनल मैनेजमेंट होता था, अब उसके बाद क्या आ गया आपका, इसके बाद आपका आ गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन शुरू हो गया, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग, ये तमाम चीजें आ गई थी। कब की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन पीरियड की बात हो रही है। एचआर स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द परफॉर्मेंस। क्लियर है, तो कुछ बातें हैं, ख्याल रख के याद करके जाइएगा, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे बात आती है चैलेंजेस फेस्ड बाय द एचआरएम इन इंडिया टुडे। आज के टाइम पे एचआरएम को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वक्त पे कौन कौन सी आपकी चैलेंजेस रहने वाले। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल जनरेशनल एंड द कल्चरल डाइवर्स वर्कफोर्स को एक तरीके से मैनेज करना बड़ी समस्या है। बैलेंसिंग ऑटोमेशन विद द ह्यूमन सेंसिटिविटी, इन दोनों को बैलेंस करना बड़ा चैलेंज है। रिटेनिंग टैलेंट इन ए कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट और ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेटिव है, पहले से कॉम्पिटेटिव है, और यहाँ पे रिटेन कर पाना टैलेंट को बड़ा मुद्दा है। लीगल कंप्लायंसेस विद द चेंजिंग लेबर कोड एंड रेसिस्टेंस टू चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं जो चैलेंजेस आज के टाइम पे एचआरएम इन इंडिया फेस करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ पे यस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1, जहां पे पूछा गया वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, मतलब आप किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकते हैं, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं रहेगा, कास्ट का नहीं रहेगा, रिलीजन का नहीं रहेगा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस का नहीं रहेगा, किसी भी चीज का कोई आपका एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। करीब करीब हर एक फील्ड के, हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के, हर एक जेंडर के लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ workforce diversity can source of competitive advantages, do you agree। देखिए, workforce diversity से एक सवाल आएगा ही आएगा, इसीलिए my dear friends प्लीज इसको समझ लीजिए। yes I agree, workforce diversity is a major source of the competitive advantages in modern organization। सबसे पहले समझे, आपके workforce diversity refer the inclusion of employees from different genders, age, culture, religion, nationalities, physical abilities and background in a organization। ये बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस करती है या कंपटीशन को बढ़ाती है। इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी, यानी कि अलग अलग जगह के लोगों को, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को, अलग अलग जेंडर के लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को अगर हायर किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, नई नई इनोवेशन होंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी, तो डेफिनेट सी बात है मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। वाइडर टैलेंट पूल हो जाएगा। एक छोटे से एरिया में टैलेंट को निकालना और एक बहुत बड़े एरिया के अंदर से टैलेंट को निकालना दो अलग अलग बातें हैं। तो हमारे पास एरिया बढ़ जाता है, हमारे पास ज्यादा टैलेंट को हम लोग पूल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बेटर डिसीजन मेकिंग आपका अगला फैक्टर रहेगा। इनहांस्ड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखिए, ग्लोबल रीच है एंड रेपुटेशन है, माने कि हम इंडिया से बाहर भी अगर हम इंडिया में है तो आपका एक तरीके से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इंप्लॉयज एंगेजमेंट एंड द रिटेंशन, तो
माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्टर हैं जो बताते हैं किस तरीके से वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्रिएट करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर, जैसे कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द कम्युनिकेशन गैप रहता है। माने कल्चर अगर अलग अलग है तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे रहता है। रेसिस्ट टू चेंज और ए बायस अमंग टीम मेंबर, यानी कि अलग अलग जो टीम मेंबर है उनके अंदर रेसिस्टेंस होती है या फिर बायसनेस होती है चेंज होने की। और नीड टू डाइवर्सिटी ट्रेनिंग एंड द इंक्लूजन लीडरशिप, माने यहाँ पे जरूरत होती है डाइवर्सिटी ट्रेनिंग की एंड इंक्लूजन किसका होता है, लीडरशिप का। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। काफी अहम सवाल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या है, आगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द एचआर मैनेजर इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज के वक्त पे एक एचआर मैनेजर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अगर आप लोग देखेंगे तो मेजर चैलेंजेस सबसे पहला है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट। सही व्यक्ति को अट्रैक्ट करना, पोटेंशियल व्यक्ति को अट्रैक्ट करना और मार्केट में रोक के रखना, ये आपका एक मेजर चैलेंज रहने वाला है। किसके लिए? एचआर मैनेजर के लिए। अच्छा, दूसरा चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अलग जेंडर के, अलग कास्ट के, अलग कल्चर के, अलग नेशनलिटी के लोगों को एक साथ काम कराना, उनसे काम लेना, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है जो किसको फेस करना पड़ता है, एचआर मैनेजर को फेस करना पड़ता है इस चैलेंज को। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, एडवांसमेंट, माने लगातार आपका एचआर टेक जैसे एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, एचआर एनालिटिकल हो गया, ये तमाम चीजें अपडेट होती हैं। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू यूज द न्यू सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मैनेजिंग करना डेटा का, ये तमाम चीजें ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक एचआर मैनेजर को फेस करने ही पड़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड दूसरा क्या है, मोटिवेशन। लगातार जो आपका मोटिवेशन है एम्प्लॉयज का वो डाउन रहता है ना, और उनकी एंगेजमेंट बहुत लो हो जाती है। इस चीज का भी एक बड़ा चैलेंज होता है एचआर मैनेजर को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके अंदर से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर करके अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब होता है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैव कंपेल्ड कंपनीज टू इंस्टीट्यूट पॉलिसीज फेवरिंग वर्क लाइफ बैलेंस इन द रिसेंट ईयर। माने आपको बताना है सबसे पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है ये एक ऐसी एबिलिटी को रेफर करता है किसी भी इंडिविजुअल की जो इक्वल प्रायोरिटाइज करे, किसको इक्वल प्रायोरिटाइज करे, डिमांड ऑफ वंस कैरियर, यानी कि सबसे पहले किसकी बात हो रही है, कैरियर की, एंड द पर्सनल लाइफ, यानी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस करना, ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है। इट मींस मेंटेनिंग ए हेल्थी बाउंड्री बिटवीन द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पर्सनल और फैमिली टाइम। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी एक हेल्थी बाउंड्रीज को मेंटेन करना, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल फैमिली टाइम के बीच में, विदाउट वन सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द अदर, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए, इसको क्या कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क लाइफ क्या रहने वाली है, देखिए आज के टाइम पे स्ट्रेस बढ़ गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट को रिड्यूस करने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हमें वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत पड़ती है, और इनहांस करने के लिए फैमिली एंड द पर्सनल रिलेशनशिप को। क्लियर? तो बहुत आसान सी बातें हैं, ये हर व्यक्ति समझता है। आई होप कि आप लोग भी समझते होंगे, इसको अच्छे से लिख के आएंगे। फैक्टर दैट कंपेल्ड कंपनीज टू इंट्रोड्यूस वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज। देखिए कौन कौन से वो कारण है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से कंपनियां मजबूर हुई कि उनको क्या लाना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज लाना चाहिए। तो कुछ अलग अलग मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखे हुए, करीब 6 फैक्टर मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम के अंदर लिख के आइएगा। सबसे पहला है चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफी, यानी कि आपका अलग अलग लोकेशन से वर्कफोर्स डेमोग्राफी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमें वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना और पॉलिसीज को लाना जरूरी था। यानी कि ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड, वर्किंग वुमेन एंड द सिंगल पेरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एम्प्लॉयज डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, रेज इन द मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गया, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या लाना पड़ गया, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज लानी पड़गी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड टाइम जोन ओवरलैप, ये एक बड़ा कारण है। और आपका ये क्या है, मिलेनियल एंड द जेन जी एक्सपेक्टेशन हो गया है,
लगातार हमारी जन जी है, ठीक है, एंड हाई एट्रिशन एंड द टैलेंट रिटेंशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से कंपनियां मजबूर हुई कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज को लाना पड़ा, ठीक है। तो काफी अहम सवाल हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। एक सवाल और है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एक नहीं एक्चुअली दो सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार डाउन साइजिंग क्या होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, डाउन साइजिंग क्या होता है, एक्सप्लेन कंपेलिंग रीजन बिहाइंड द डाउन साइजिंग। देखिए डाउन साइजिंग रेफर करता है एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को जो अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस इट वर्कफोर्स ऑपरेशन एंड द स्ट्रक्चर। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस करती है, ऑपरेशंस को रिड्यूस करती है या स्ट्रक्चर को रिड्यूस करती है, तो ये जो रिड्यूस करने का प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये आपका डाउन साइजिंग कहलाता है। इन ऑर्डर किसके लिए, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, कट कॉस्ट करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्सटर्नली और इंटरनली चैलेंजेस, जो भी आंतरिक और बाह्य चैलेंजेस है ना उनको क्या करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये डन कैसे किया जाता है, जैसे हम रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, आपका एलिमिनेट नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट यानी कि जो जरूरी नहीं है उन डिपार्टमेंट को हटा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस को और कट डाउन कर सकते हैं लेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट को। क्लियर। तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू डाउन साइजिंग किया जाता है। इसके बाद कौन कौन से कारण है, कौन कौन से जो रीजन है जिनकी वजह से डाउन साइजिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए कॉस्ट रिडक्शन पहला कारण है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दूसरा कारण है, एंड मर्जर एंड द एक्विजिशन तीसरा कारण है, इकोनॉमिक रिसेशन एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस चौथा कारण है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड द एफिशिएंसी और ऐसे ही ग्लोबल कंपटीशन। ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके किसका कारण बने, आपके स्पेसिफिकली रीजन बने डाउन साइजिंग को इंट्रोड्यूस करने के। तो डाउन साइजिंग से भी एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वीआरएस से रिलेटेड। वीआरएस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वीआरएस का मतलब होता है समय से पहले रिटायरमेंट लेने की जो स्कीम है ना उसको वीआरएस कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, वीआरएस रेफर टू द स्कीम वेयर एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड टू ऑप्शन रिटायर वॉलंटियरली बिफोर द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट। नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट से अपनी इच्छा से वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिस स्कीम के थ्रू लेते हैं उसको कहते हैं वीआरएस। यूजुअली विद इन द फाइनेंशियल पैकेज, किसके साथ होते हैं, विद फाइनेंशियल पैकेज होते हैं। इट आल्सो नोन एज गोल्डन हैंडशेक स्कीम। इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी बोला जाता है। कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है, इच्छा है, आप लोग ले सकते हैं, ऑप्शन है, आपके एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वीआरएस के अंदर देखिए क्या है, हैवी इनिशियल पे आउट रहता है, लॉस ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स रहता है, आपका मोरल इश्यूज रहता है और शॉर्टेज ऑफ द स्किल स्टाफ रहता है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ वीआर क्या क्या रहने वाले हैं, कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन, वॉलंटरी एंड द पीसफुल एग्जिट और आपका अपॉर्चुनिटी टू रीस्किल और रीबिल्ड वर्कफोर्स। आगे क्या है, बूस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय फ्रेंडली। क्लियर है। आगे देखिए वीआरएस को लाया क्यों गया था, वर्कफोर्स साइज को रिड्यूस करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, कॉस्ट को मॉडर्नाइजेशन एंड द ऑटोमेशन के लिए, रिस्ट्रक्चर और मर्जर के लिए, एंड टू अवॉइड द लीगल इश्यूज ऑफ द ले ऑफ एंड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। कुछ कारण है माय डियर फ्रेंड्स जिनकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कुछ क्वेश्चन थे, करीब करीब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और अगर आप लोग केवल इतना कर लेते हैं एचआरएम के अंदर यूनिट 1 के अंदर तो आपका काम चल जाएगा। आपको पूरे मार्क्स, जितना का भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन करके आए, इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो वही पैटर्न है आपका एग्जामिनेशन, आप पीडीएफ आप कमेंट कर दीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूं जो अपडेट करने के लिए आप सभी ने मेरे को बोला था, जो इंप्रूवमेंट करने के लिए बोला था, मैंने उनको इंप्रूव करने की कोशिश की है, एक स्टेप बढ़ा दिया है। फिर भी अगर कुछ रहता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, लकी।